नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज तारीख 20 फरवरी को न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमारी निकली हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है ये है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है पर भी ब्लू टिक के लिए देने होंगे पैसे। ट्विटर के बाद सोशल मीडिया जो कंपनी है मेटा, ठीक है ना, मेटा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के लिए पैसे वसूलेगी। यूज़र अकाउंट पर ब्लू बैज देने के लिए ये ऐसा किया जाएगा और ये ट्विटर पर ऑलरेडी हो चुका है। अभी भारतीय उपभोक्ताओं को राहत है। अभी ये जो है सब्सक्रिप्शन के लिए $11.99 पर मंथ और एप्पल के आईओएस सिस्टम के लिए एंड्रॉयड के लिए $14.99 पर मंथ, ठीक है। $14.99 पर मंथ के हिसाब से ये लिया जाएगा। और भारत में अभी ये सेवा नहीं स्टार्ट हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस हफ्ते से ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हवाला ये दिया गया है कंपनी की तरफ से कि अकाउंट वेरिफिकेशन के साथ ही धोखाधड़ी की अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक वन वाले राज्य। अब ये आंकड़ों के अनुसार देखिए, देश भर में सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य मिजोरम है, ठीक है। 84.53% के हिसाब से 84.53 मिजोरम का आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, 79.33% है। फिर मेघालय है 76%, फिर मणिपुर और नागालैंड है। तो ये जो है स्रोत जो है इसका ISFR 2021 लिया गया है, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्कूली विद्यार्थियों के लिए 150 छोटे उपग्रह तमिलनाडु से। ये जो स्कूली विद्यार्थियों ने ये 150 छोटे उपग्रह जो हैं तमिलनाडु से प्रक्षेपित किए हैं। ये अब अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के माध्यम से। तो चिंगलपेट्टू में ये ऐसा हुआ है। तमिलनाडु के पट्टू गांव रविवार को एक अनूठे अंतरिक्ष मिशन का गवाह बना। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 प्रक्षेपित हुआ। विद्यार्थियों के बनाए हुए 150 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। मार्टिन फाउंडेशन और अब अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन व स्पेस जोन इंडिया ने मिलकर यह मिशन बनाया था। इस मिशन को देखने के लिए 5,000 स्कूली विद्यार्थी और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन मौजूद थी। इन उपग्रहों को देश के विभिन्न हिस्सों के ताल्लुक रखने वाले कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों ने बनाया था, ठीक है। उपग्रह क्या है? पिको सेटेलाइट है। तो जैसे नैनो, पिको, फेमटो, अट्टो होता है, तो वहाँ पे डेसी होता है, फिर मिली होता है। डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, अट्टो। तो 10⁻⁻⁹ ये होता है नैनो। और फिर पिको होता है 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पिको सेटेलाइट है। तो यहाँ पे 10⁻⁻12 तक वो जो इतनी छोटी सेटेलाइट है, यानी 1 किलोग्राम से कम वजन की थी, ठीक है ना। इन्हें इस विशेष रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। मिशन के जरिए विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में करीब से जानने का, समझने का मौका मिला, ठीक है। उपग्रह बनाने में 100 स्कूलों के 2,000 विद्यार्थियों ने सहयोग किया। इन्हें ऑनलाइन क्लासेस से उपग्रह से जुड़ी तकनीकें सिखाई गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 15,000 अंग प्रत्यारोपित करके बनाया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट किए हैं बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, 15,000 ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने में इंडिया सफल रहा है इस साल। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ये बताया कि 2022 में 27% की वृद्धि हुई है। तो इसमें 15,000 प्रत्यारोपण का रिकॉर्ड बनाया, 27% की वृद्धि दर्ज की, ठीक है। तो जानकारी देते हुए जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से
रविवार को आयोजित राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन वैज्ञानिक विमर्श कार्यक्रम में बताया कि कोविड-19 के बाद, महामारी के बाद देश में अंग प्रत्यारोपण तेजी से बढ़े हैं। ठीक है। संरचना संवाद के लिए कार्य नीति और कौशल विकास, इन तीनों की प्राथमिकता देनी होगी। और इस तरह से बताया कि 640 मेडिकल कॉलेज व अस्पताल हैं देश में। ठीक है, कितने? 640। लेकिन प्रत्यारोपण के लिए बेहद सीमित विशेषज्ञ सेवाएं हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये जो है 15,000 ऑर्गन्स जो है ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में आगे देखते हैं। ये उन्हें प्रत्यारोपण के लिए संस्थान बढ़ाने की ज़रूरत है और सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाकर मदद पहुंचाएंगे। तो राजेश भूषण ने सुझाव दिया है कि मौजूदा आयोजन में हुई चर्चा और सलाह के आधार पर एमओयू तैयार किया जा सकता है। इसका उपयोग देश, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में हो सकता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी तमिल अभिनेता और हास्य कलाकार माइल सामी का निधन हो गया है। ठीक है। तो तमिल के जो मशहूर हास्य कलाकार हैं माइल सामी 57 ईयर्स के थे। रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और अभिनेता कमल हसन, तो पनीर सेल्वम, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन सहित तमाम लोग प्रेजेंट रहे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, ऐसा राजीव कुमार का मानना है, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। कितना? 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में। ठीक है, यानी 22-23 के बाद में 23-24 में। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार ने कहा है कि पिछले 8 साल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के सुधारों के कारण भारत ऊंची वृद्धि दर की राह पर चलता रहेगा। 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था को 6% दर से बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ आने वाली मंदी से बड़े जोखिम भी सामने आएंगे। कुमार ने कहा, आर्थिक वृद्धि दर को लेकर कई जोखिम हैं, विशेष रूप से अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य की प्रमुख वजह है। ठीक है। उसके बाद आते चीन के बाजार में अधिक अवसर के लिए जुड़ना चाहिए। अब इन्होंने चीन के बाजार की हिमायत की है। कुमार ने कहा है कि भारत को चीन के बाजार में अधिक पहुंच के लिए उसके साथ फिर से जुड़ना चाहिए। ठीक है। अधिक मात्रा में निर्यात कर सकते हैं चीन को हम लोग। अदानी मामले में कहा, एक निजी कंपनी के साथ ऐसी घटना बुनियादी ढांचे के सरकार के प्रयास कोई बाधा नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत यूएई में व्यापार बढ़ाने के लिए परिषद बन गई है। तो ये यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। यूआईबीसी की शुरुआत के अवसर पर यूएई के विदेश व्यापार उपमंत्री डॉक्टर थाना बिन अहमद अल जेऊदी, यूएई के भारत के राजदूत संजय सुधीर, दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमनपुरी और संस्थापक सदस्य मौजूद थे। ठीक है। तो ये जो है यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना हुई है इंडिया और यूएई में ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे पास है लिथियम की खोज। तो ये कहाँ खोज करी गई? ये जम्मू कश्मीर में भी रिसेंटली खोज करी गई है लिथियम की। और लिथियम अक्सर ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफ़ेद सोने के रूप में पहचाना जाता है, याद रखिएगा, वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हल्का भी है, ठोस भी है। इस बैटरी के निर्माण के लिए ज़रूरी तत्व है। हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक कारों को भी चलाती है। वास्तव में इस तरह के लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए वैज्ञानिक जॉन बी गुडनफ, एम स्टैनली
विटिंगम और अकीरा योशिनो को रसायन विज्ञान के लिए साल 2019 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। लिथियम आयन बैटरी पर हमारी निर्भरता के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना में, ठीक है ना, 59 लाख टन 59 लाख टन लिथियम का अनुमानित भंडार बड़ी खुशी की बात है कि मिला है हमको। ठीक है। ध्यान रहे, लिथियम भंडार के अनुमान और उसके उपयोग के बीच में लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए जांच पड़ताल में तेजी आनी चाहिए, लिथियम जल्दी निकाला जा सके। लिथियम को निकालना भी अपने आप में जटिल होगा। फिर ये बता रहे हैं, सलाल हैमाना के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है कि अभी केवल अनुमानित संसाधन है। ठीक है, यह है। ठीक है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। खैर, अभी प्राप्त भंडार को G3 श्रेणी में रखा गया है। खनिज के मामले में खान मंत्रालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण UNFC के तहत G3 4 चरणों में दूसरा है। ठीक है, यह प्रारंभिक अन्वेषण है। खोज की दिशा में बहुत कुछ सामान्य अन्वेषण G2 के बाद चरणों में विस्तृत अन्वेषण जो है G1 पर निर्भर करेगी। तो G3 आता है, फिर G2 आता है, फिर G1 आता है। ठीक है, आगे दोहन की प्रक्रिया भी जटिल होगी। विश्व स्तर पर लिथियम के बड़े बड़े पैमाने पर उत्खनन व दोहन के लिए दो प्रमुख तरीकों का उपयोग किया जाता है, नमकीन पानी का वाष्पीकरण और कठोर चट्टान को कुचलना। इसके अलावा उपयोग किए गए लिथियम आयन बैटरी का फिर से उपयोग करने के विकल्प का भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से दोबारा उपयोग किया जा सकता है। वाष्पीकरण में रासायनिक उपचार और शुद्धिकरण के लिए लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उपयोग ही ज़्यादा किया जाता है। अब ये देखिए, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना जो लिथियम त्रिभुज बनाते हैं, इस धातु के विश्व भंडार के एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। कौन कौन से? चिली, बोलीविया और तीसरा बताया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो ये याद रखिएगा, ये तीनों को जो है लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। अभी ये करंट की न्यूज़ में ये लिथियम ट्रायंगल पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब बता रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है दोहन की। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक तापमान पर अयस्क यानी ये जो मिनरल है उसको कुचला जाता है, फिर गर्म किया जाता है और फिर इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ठंडा किया जाता है और फिर से गर्म किया जाता है। अंत में अशुद्धियों को दूर करने और लिथियम कार्बोनेट के दोहन के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लिथियम धातु हाथ आ जाता है, बैटरी के उपयोग में लायक बनता है। शशांक शेखर बताते हैं कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दोहन के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। सलाल हैमाना उन कई स्थानों में से एक है जहां GSI लिथियम दोहन कार्यक्रम चल रहा है। पिछले साल मार्च में लोकसभा में खान मंत्रालय द्वारा पेश विवरण के अनुसार 2016-17 और 21-22 के बीच में सलाल हैमाना सहित ऐसे स्थानों की संख्या 19 थी और कुछ दिन पहले ये अब 20 परियोजनाओं को अंजाम दिया गया है। ठीक है, 2022 के उत्तरार्ध में सूचीबद्ध सभी स्थानों में अन्य खनिज पदार्थों के साथ लिथियम भी शामिल था। ठीक है, राजस्थान के रेवत पहाड़ में दोहन की प्रक्रिया G2 चरण में पहुंच गई है। राजस्थान में जो है रेवत पहाड़ है। अब ये रेवत पहाड़ जो है वहाँ पर भी ये लिथियम मिला है। ठीक है, और लिथियम बहुत ज़रूरी है, तभी तो भंडार का संभावना के बावजूद भारत विदेश में भी लिथियम तलाश रहा है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम खानों के निवेश के अवसर तलाश रहा है। ठीक है, तो ये हमारी लिथियम को लेके जानकारी थी। ठीक है, तो सलाल हैमाना ये याद रखिएगा 20 स्थानों में से एक है जहां GSI लिथियम धातु के दोहन कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है सलाल हैमाना, जहां पे 59 लाख टन लिथियम जो है मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रणजी ट्रॉफी पर। एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा हमारा कि इस बार की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। तो सौराष्ट्र ने जीती है, यानी गुजरात, कोई सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र ने जीती है। और किसको हराया है?
इसने जो है पश्चिम बंगाल को हरा दिया। ठीक है, तो एक बेसिक जो है जानकारी जो है, बंगाल ने 3 की शुरुआत 4 विकेट जो भी है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल को हराकर वेस्ट बंगाल इसमें हारा है, और गुजरात जो है फिर चैंपियन बन गया रणजी ट्रॉफी। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये एक नेक्स्ट, कतर में लगातार दूसरा खिताब जीती हैं इगा। इगा कौन सी हैं? बेसिकली दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं इस समय, इगा स्वियातेक। ठीक है, स्वियातेक। ठीक है, इगा स्वियातेक ने लगातार दूसरी बार कतर ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, कतर ओपन जीत लिया है। पॉलिश खिलाड़ी हैं, अमेरिका की जेसिका पेंगुला को हराया है इन्होंने, 6-3 6-0 से पराजित किया 59 मिनट में। ठीक है, इगा की जेसिका पर 7 मैच में 5वीं जीत है। इगा स्वियातेक जो हैं, ये पोलिश खिलाड़ी हैं, यानी पोलैंड की हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं एमपी मॉडल इन एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर मॉडल, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। तो इसमें बताया है इंडिया जो है इस समय जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन चुकी है, और इसी तरह रहता है तो 5.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी जो है 2027 तक भारत जो है हो जाएगा। ये आईएमएफ कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के दौरान के बाद जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन इंडिया पर उसका उतना असर नहीं पड़ा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक बनने की जो आशा है वो डिले होगी, ऐसा कहा गया है थोड़ी सी। और इसमें जो यही बताया है कि आईएमएफ के द्वारा इंडिया ऑलमोस्ट 59 ईयर्स सिंस टू बिकम 59 ईयर्स में 0.95 ट्रिलियन इकोनॉमी 2006 में बन गई थी। 2016 में 2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी, और उसके बाद 1.35 ट्रिलियन इकोनॉमी पहले 10 साल में बनी। 2022 में इस समय 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है ये जस्ट 6 ईयर्स में बनी है, और 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है 2047 तक बन जाएगी। ठीक है, अगले 25 साल में इंडिया 100 साल पूरे करेगी इंडिपेंडेंस के। ठीक है, अमृतकाल जिसको बोला जाएगा। तो 2 इशू आ रहे हैं इसमें, सस्टेनेबिलिटी के, और दूसरा जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के। ठीक है, एंड सेकंड हाउ सस्टेनेबल इज लाइकली टू बी। एक तो सस्टेनेबल के, एक दूसरा इंक्लूसिव के। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टैंड पॉइंट को लेकर होता है सस्टेनेबल। और क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी जो है हो रहा है, हमारे नॉकआउट ऑन द वर्ल्ड डोर्स, मतलब हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। वी मेजर इंक्लूसिवनेस बाय लुकिंग एट द रिकॉर्ड ऑफ द लेग्ड स्टेट। अब इसमें बीमारू राज्य के बारे में बताया गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 को बीमारू राज्य कहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताई जा रही है इसमें चारों की। उसमें बताया गया है जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स का है, 46.5% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है 2021 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी डेवलपमेंट नॉन एज विद डेवलपमेंट द वर्क फोर्स मूव्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर, हायर प्रोडक्टिव जॉब्स में मूव कर रहे हैं, अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं लोग। ये बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिटीज़ हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब के बाद में इन द नेक्स्ट 25 साल में, आने वाले 25 साल में कंट्री का फोकस जो है शुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रूरल एरिया को, और स्किल बढ़ाने को, वर्कफोर्स की, लोगों की स्किल बढ़ाने को, हैं, पॉपुलेशन की हायर प्रोडक्टिविटी, जॉब्स क्रिएट करने को लेकर के है। 2023-24 का यूनियन बजट भी बताया है इस अकाउंट में, मतलब इसके मद्देनज़र जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी कहा है। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे आते हैं तो इसमें जीडीपी के बारे में बताया गया है कि 2005 से लेकर 2021-22 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ही ग्रो किया है। ठीक है,
और इसके बाद में इंफोग्राफिक फिगर्स बताई गई है कि 6.7% पर एनम के हिसाब से जीडीपी ग्रो कर रही है। ठीक है, 3.8% के हिसाब से एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रो कर रही है इस समय। ठीक है, चाइना की परफॉर्मेंस की उतनी नहीं है जितनी चाइना की है, उस हिसाब से तो नहीं है। फिर आ रहे हैं गुजरात जो है इस समय, जो बताया जा रहा है इस लेख में कि गुजरात जो है उसने टॉप किया है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में। 8.9% जो है गुजरात की जीडीपी रही है, 8.9%। तो ओवरऑल याद रखिएगा, पूछा जाए सबसे ज़्यादा जीडीपी किस राज्य का हुआ है इस समय, ठीक है, इस वर्ष, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। उसी के मद्देनज़र और भी राज्यों का बताया गया है। उसके बाद में उत्तराखंड जो है 8.7 है। उसके बाद में तेलंगाना का 8.6 बताया गया है। उसके बाद हरियाणा का 8% बताया गया है। और उसके बाद में सबसे कम जम्मू कश्मीर का है 5.2%। फिर असम का है, फिर वेस्ट बंगाल का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है 5.6% है हमारी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इस साल की, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं झारखंड के 5.7%, अलग अलग पॉइंट बताया गया है। फिर इसमें सबसे कम किसका है, जम्मू कश्मीर का है, और सबसे अधिक किसका है, गुजरात का है। अब इसको एनालाइज करने के बताया गया है कि ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का था 7.3% से बढ़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है, मध्य प्रदेश का। फिर इट्स ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इज रेस्पेक्टिव 7.5% बताया गया है। हैं, ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है बाकियों का वो 7.5% है, इसका 7.3% के हिसाब से बढ़ा है। फिर आगे आते हैं तो इसमें एमपी के बारे में बताया गया है। एमपी हैज मेड मार्क द टॉप नोच प्लेयर इन टमाटर गार्लिक, ठीक है, और मंदारिन ऑरेंज और पल्स दाल, पिसली ग्राम चना, सोयाबीन, ठीक है, और लहसुन लहसुन में, टमाटर में, इन सब में फर्स्ट पोजीशन आई है, टॉप किया है इसने। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार हुई है। पल्सेस और ऑयल सीड्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी लिटिल वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, पल्सेस और ऑयल सीड्स सेविंग ऑन फर्टिलाइज़र को सेव करते हैं, पावर की सब्सिडीज़ भी मिली हुई है, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं। तो एमपी जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का उत्तर प्रदेश के बाद, याद रखिएगा। नंबर दूसरा उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर 2 पर एमपी आ गया है वीट में, प्रोडक्शन में, तो गेहूं के प्रोडक्शन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे पंजाब मत लगा दीजिएगा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इस तरह से। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर आफ्टर यूपी और राजस्थान के बाद में तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो सबसे ऊपर मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में। उसके बाद में बताया गया है डबलिंग इरिगेशन कवरेज 24 से लेकर 45.3%, 45.3% जो है इंडिया का जो है पूरा क्रॉप्ड एरिया जो हो गया है। मतलब जो सिंचाई युक्त जो एरिया है इंडिया का वो कितना है, टोटल 45.3%। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है ना, कि 45.3% जो है इंडिया का इरिगेटेड एरिया हो गया है, सिंचाई युक्त भूमि है। एमपी इज़ द ओनली स्टेट हुज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज 40। एमपी ये केवल इंडिविजुअल स्टेट है जिसका 40% के हिसाब से जीडीपी जो है बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन उसका 18.8% जो है ओवरऑल इंडिया लेवल का बढ़ा है, लेकिन 40% अकेला एमपी का बढ़ा है। बीमारू राज्य में जो राजस्थान है उसने भी अच्छा कार्य किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इसी में, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें फिर एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट बताया गया है 5.7% है। उसके बाद में फिर यूपी का और बिहार का है। यूपी का एवरेज ग्रोथ रेट जो है 4.5% है, बिहार का 4.4% है। ठीक है, दो अन्य स्टेट भी हैं जो को झारखंड और पंजाब जिनको मेंशन किया गया है। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, परफॉर्म एक्सेप्शनली, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है एग्रीकल्चर में सेक्टर में। इसकी ग्रोथ रेट 6.4% पर एनम है। ठीक है,
उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था चैम्पियन पंजाब जो है हैज़ नॉट डन वेल, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है इस वर्ष। इट्स एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2% ही बढ़ी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन फिर से देख लीजिए यूपी, फिर एमपी है नंबर 2 पर। ठीक है, फिर राजस्थान। ठीक है, बीमारू राज्य के बारे में जान लीजिए। बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद पंजाब के बारे में बता रहे हैं कि स्टेट लेवल पर ऑलरेडी हैज़ हाई लेवल प्रोडक्टिविटी रह चुकी है पंजाब की वीट और राइस की, लेकिन हायर ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में भी रह चुकी है, जो कि अब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाया गया इस आर्टिकल को। और पंजाब है डाइवर्सिफाइड टू हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर। अब ये थोड़ा सा बताते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम आपको, और हॉर्टिकल्चर के बारे में बताते हैं। हॉर्टिकल्चर बेसिकली बागवानी होती है। ठीक है, बागवानी जो होती है तो उसमें जो है सब्जी और फूल फल लगाए जाते हैं, फल लगाए जाते हैं, तो वो बागवानी कृषि बोली जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली 1966-67 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे उसके कर्ता धर्ता थे। ठीक है, इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। वैसे अगर टोटल ओवरऑल बोला जाए तो नॉर्मन बारलोग का नाम आता है। ठीक है, नॉर्मन बारलोग ये जो हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर थे वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन 66-67 में। पंजाब बेसिकली पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र जो है उसमें क्रॉप को लेकर था कि मशीनरी का प्रयोग करना, नए संकर बीजों का प्रयोग करना, न्यू हाइब्रिड है ना बीज का, हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको बोला गया था HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का प्रयोग करना। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर था। ठीक है, अब उसमें आगे आ जाते हैं कि इट वुड हैव रजिस्टर्ड हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड मोर इम्पोर्टेंटली सेव्ड प्रीसियस ग्राउंड वाटर एंड पावर सब्सिडी the methane and nitrous oxide emission that ensure the result of the paddy cultivation could also have much less। अब ये हम जानते हैं कि CH4 जो है मीथेन जो है कहाँ पे, पैडी धान के खेत में से निकलती है। ठीक है ना, तो मीथेन, और दूसरा क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग पंजाब पॉलिसी मेकर्स टू पॉज द थिंक अबाउट। तो ये भी बताया गया है कि एमिशन जो होता है अब घटा है। इसमें लिखा गया है नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन दैट इंश्योर एज अ रिजल्ट ऑफ पैडी कल्टीवेशन वुड आल्सो हैव बीन मच लेस। ठीक है, हो सका है। ठीक है, कम हो सका है। अब ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो ये ICRIER के रिसर्च फेलो थे, उन्होंने ये दिया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। इसको हमने पढ़ा तो बहुत सी जानकारी हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके मिली, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर जो है उसने की टेस्ट जितने भी टेस्ट थे वो पास कर लिए हैं। चंद्रयान 3 जो है बेसिकली जो है इस ईयर के लास्ट में जो है भेजा जाएगा आसमान में। ठीक है, सेटेलाइट जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है, EMI और EMC के बारे में बताया गया है। EMI जो है, EMI बेसिकली क्या है और EMC क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई से इंटरफेरेंस है। ठीक है, और दूसरा जो है कंपेटिबिलिटी है। ठीक है, तो ये UR राव सैटेलाइट सेंटर में ये टेस्ट किया गया। UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वो भी बंगलौर में ही सिचुएटेड है। ठीक है, इसरो said on Sunday that the lander of the Chandrayaan 3 mission underwent the test during जनवरी 31 से 2 फरवरी के बीच में, 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में ये किया गया था, और ये जो है टेस्ट पास हो गया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है बंगलौर की। तो अकॉर्डिंग टू द एजेंसी के अनुसार EMI EMC टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया फंक्शनलिटी ऑफ द सेटेलाइट सबसिस्टम, जो उसकी फंक्शनलिटी देखने के लिए कैसा कार्य कर रहा है उसके लिए, इन द स्पेस इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगा उसके लिए, एंड देयर कंपेटिबिलिटी विद द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स पर जो है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स पर जो है उसकी कंपेटिबिलिटी कैसी है। ठीक है,
द मेजर माइलस्टोन, इसरो ने कहा है दिस डेट इज द मेजर माइलस्टोन ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो ये जो है मेजर माइलस्टोन था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था माइलस्टोन था, और इसको जो है कवर अप कर लिया गया है। चंद्रयान 3 जो है इंडिया का तीसरा मून मिशन है। इट्स स्लेट इज slated to the launched later this year from the सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये छोड़ा जाएगा इस साल के अंत में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये हमने पढ़ी। अब आते हैं हाउ इज इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी एक बढ़िया सा ये हमारा आर्टिकल आया है आज के पेपर में। तो SCA इसको बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अब मैं SCA इसको कॉल करता हूँ। जैसे ये जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर है। अब ये जेनेटिक है तो इसका मतलब है पैतृक है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, पैतृक है। तो बजट में इस साल के बजट में इसको मेंशन किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, और ये बोला गया था कि मिशन मोड के हिसाब से एलिमिनेट द कंडीशन 2047 तक हम पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था। सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेड बर्थ्स। अब ये सिकल सेल एनीमिया जो है, ये खून की कमी जो है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है इंडिया की है। इसमें ऐसा बताया गया दैट इज चांस ऑफ बीइंग बोर्न विद द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? हेमोग्लोबिन जो है विच इज टास्क्ड विद द कैरिंग ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जैसे हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाती है तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। कुछ कुछ पीपुल्स में म्यूटेशंस हो जाता है जीन का, क्रिएट्स बीटा सब यूनिट्स केवल बनाती हैं। ठीक है, उसके शेप में कुछ परिवर्तन हो जाता है ब्लड सेल में। ठीक है, एंड डिस्टॉर्ट्स टू लुक इनटू सिकल, और वो सिकल हो जाती हैं। ठीक है, लुक लाइक अ सिकल, सिकल की तरह दिखते हैं। अराउंड रेड ब्लड सेल्स कैन मूव इजिली थ्रू ब्लड, ब्लड वेसल्स में RBCs मूव करती हैं इजिली बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बट सिकल रेड, अगर वो सिकल रेड ब्लड सेल्स आ जाएगा तो वो है इजिली जो क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगी। ठीक है, इवन ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो में ब्लॉकिंग होगी और फ्लो में डिफरेंस आ जाएगा। सिकल सेल डाई अर्ली, सिकल सेल की एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जो होती है सिक हो जाती हैं सेल ये जो होती हैं जल्दी डाई हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये जो इससे क्या होता है कि डाई होने से क्या होता है, ये क्या होता है, RBCs की कमी हो जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की लेस हो जाती है, दैट डिप्राइव द बॉडी ऑफ द ऑक्सीजन, और इससे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, सांस फूलना चालू हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन एंड शॉर्टेजेस में कॉज, इससे क्या क्या होता है, क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है, पेन होने लगता है, फटीग। ठीक है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होने लगता है, स्ट्रोक्स हो सकता है, और अदर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट अगर ना लिया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, और सीवियर केसेस कैन बिकम फैटल इन द इनिशियल, मतलब ये जो है घातक हो जाएगा शुरुआत की, ज़िंदगी के शुरुआत में ही। ठीक है, अब ये सिकल सेल एनीमिया जो है इसके बारे में ओनली अफेक्ट्स हम कुछ लोगों को केवल करता है या ज़्यादा लोगों को, उसके बारे में बताया। रिसर्च एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैव फाउंड दैट प्रिवेलेंस ऑफ हेमोग्लोबिन ग्लोबिनोपैथीज डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, ये हेमोलो हेमोग्लोबिनोपैथीज बोला गया है इसको, इज मोर कॉमन एमंग ट्राइबल पॉपुलेशन में इसको बोला गया है कि ये बहुत ही कॉमन होता है, एंड देन नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के। ठीक है, इंडिया में तो रिसर्च ने ये शो किया है कि सिकल सेल एनीमिया जो है कम्युनिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ पर ज़्यादा होता है जो रिसाइडिंग इन द एरिया वेयर मलेरिया इज एंडेमिक, जहाँ मलेरिया ज़्यादा होने की संभावना होती है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया भी ज़्यादा होता है। अराउंड द मिडिल 1940s में जो है ये डॉक्टर्स फाउंड दैट दोज विद सिकल रेड ब्लड सेल्स पर मोर लाइकली टू सर्वाइव मलेरिया, जिनका रेड ब्लड सेल्स की जो कमी हो जाती थी तो वो बेसिकली मलेरिया से पीड़ित होते थे, ऐसा कहा गया है पिछले 1940 के दशक में। ठीक है, मोर लाइकली टू सर्वाइव मलेरिया, दोज विद द ट्रेट ऑन सम अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि लैथल फॉर्म्स ऑफ मलेरिया के जो हैं बहुत ही घातक फॉर्म्स होते थे वहाँ पर। तो सिकल सेल ट्रेट्स दस गेव द एवोल्यूशनरी एडवांटेज,
वहाँ पर सिकल सेल जो है बहुत ईजिली से सेल जो है सिक हो जाती थी वहाँ पर ईजिली। ठीक है, ये हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में बताया गया है। ड्यूरिंग मलेरिया एपिडेमिक्स इन इंडिया स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज विद ट्राइबल पॉपुलेशन पर ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है कि वेयर द ट्राइबल पीपुल्स जो होते हैं वहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर ये जो सिकल सेल एनीमिया फैलने की जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और मलेरिया जहाँ पर फैलता है वहाँ पर ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, एडिशनली द डॉक्यूमेंटेड प्रिवेलेंस ऑफ SCA इज हायर इन कम्युनिटीज दैट प्रैक्टिस इंडोगेमी, जो लोग करते हैं, चांस ऑफ हैविंग 2 पेरेंट्स विद सिकल ट्रेट्स है हायर। और ये जो है बेसिकली क्या है कि ये जो एक घातक रोग है और ये जो है हमारा जेनेटिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में अभी पूछा जा सकता है प्री में, ये भी याद रखिएगा। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर मेकिंग कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द चैलेंज दैट रिक्वायर्स मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। तो इसमें साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, द ओनली क्योर कम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी। तो जब तक जीन थेरेपी नहीं होगी तो तब तक जो है नहीं हो पाएगा सिकल सेल एनीमिया का जो है पूरी तरह से विस्तारण, मतलब पूरी तरह से ख़त्म इस बीमारी को नहीं किया जा सकता है। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, बोथ कॉस्टली एंड स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज। दोनों कॉस्टली हैं और अभी भी डेवलपमेंट स्टेज, इनका विकास के स्तर से ये चल रहे हैं, इनका भी विकास चल रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेयर इन रेड ब्लड सेल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, एंड डोनेटेड ब्लड जो है गिवन टू द पेशेंट इज ट्रस्टेड ट्रीटमेंट एब्सेंस ऑफ परमानेंट क्योर। और ये जो ब्लड दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल सही तरह से जांच परख के दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ द डोनर्स फेयर्स अराउंड सेफ सप्लाई ऑफ द ब्लड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एसेट्रा। ठीक है, तो व्हाट हैज़ इंडिया डन सो फार, अभी तक भारत ने क्या क्या किया है इस क्षेत्र में। ये लास्ट में ये एक पैराग्राफ आया है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है एंड द नेशनल रूरल हेल्थ मिल है NRHM जो है, ये जो है मिल कर के काम कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, प्रोग्राम्स भी किए हैं, बेटर मैनेजमेंट भी है इनका, अच्छा प्रबंधन भी किया है, कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द पोर्टल वेयर इन पीपुल कैन रजिस्टर देमसेल्फ दे आर डिजीज ऑफ द थ्रेड। अब इन्होंने रजिस्टर किया है, पीपुलों ने जो है पीपल्स जो हैं उसको जो है इस बीमारी को लेकर के तो NRHM में रजिस्टर हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया होता है और जहाँ पर ये हमारा बेसिकली ऐसा जो एरिया है जहाँ पर हमारे ट्राइब्स जो हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा फैलता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अक्रॉस ट्राइबल एरियाज टू द पीपुल बिलो द एज ऑफ 40। तो ये जो बताया गया है कि स्पेशल कार्ड भी बनाया गया है जो 40 साल से कम है उनके लिए, तो 40 साल से कम वालों को ज़्यादा फैलता है, ऐसा भी बताया गया है। द कार्ड्स विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट कार्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द मिशन विल रिसीव फंडिंग अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के हिसाब से वो फंडिंग भी आ रही है। दीपा भट्ट रिसर्चर ऑफ JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर ने बताया है इस तरह का। ठीक है, स्केप्टिकल अबाउट द इम्पैक्ट। द कार्ड सिस्टम विल हेल्प यू टू नो द स्टेटस ऑफ द पेशेंट। जो कार्ड सिस्टम है इसमें ये मदद करता है कि कंडीशन को जानने के लिए, पेशेंट की कंडीशन को जानने के लिए, उसका स्टेटस जानने के लिए। बट एट द सेम टाइम उसी समय जो है ये साथ साथ जो है ये बिगेस्ट वरी ये है, बहुत बड़ी चिंता ये है कि इफ इट विल स्टिग्मेटाइज द इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो ये इंडिविजुअल को स्टिग्मेटाइज भी कर सकता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेवी जो है प्लान कर रहा है अनदर विक्रांत साइज कैरियर बिफोर विक्रमादित्य। अब ये देखिए INS विक्रमादित्य जो है एयरक्राफ्ट जो है उसको प्लान करके उसको उतारा जा चुका है, और विक्रांत का मॉडल जो है अलग अलग जो है उसको इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, तो IAC है, याद रखिएगा IAC इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट 1 हमारा ये विक्रांत था, 2 जो हमारा ये था विक्रमादित्य, और तीसरा फिर से ये बन रहा है। ठीक है, तो नेवी विल कंटिन्यू टू स्टडी द नीड फॉर द लार्जर एंड मोर कैपेबल कैरियर आफ्टर प्लेसिंग द रिपीट ऑर्डर ऑफ द INS विक्रांत साइज्ड कैरियर, सेज नेवी चीफ
कोचीन शिपयार्ड ऑफिसर सेज दे कैन डिलीवर वेसल इन 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 8 साल में ये बन के तैयार हो जाए। तो आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद आईएनएस विक्रांत जो साइज है उसके हिसाब से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है 2, ठीक है ना। सब मॉडिफिकेशन उसमें किए जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ये आएगा। आईएनएस विक्रमादित्य लीव सर्विस जो है ख़त्म कर चुका है, ठीक है, रिफिट किया जा रहा है, ठीक है। सेट टू बैक इन सर्विस, सर्विस में फिर से आएगा, ठीक है। बिकमिंग इट्स रिप्लेसमेंट वाइल पेसिंग द रिपीट order of the INS Vikrant sized carrier, the Navy will continue to study the need of the larger and more capable carrier। एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा है, नेवी चीफ, ठीक है। इफ़ वी हैव टू डिज़ाइन द न्यू कैरियर वी विल टेक टाइम एंड वी नीड टू ब्रिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। हमें अगर नया कैरियर चाहिए होगा तो नई टेक्नोलॉजीज भी चाहिए होगी। तो इस तरीके से ये बताया गया। अब ये विक्रांत में 3 कैरियर सिस्टम है, इसको लेके हम इधर ये थोड़ा जान लेते हैं कि बेसिकली फर्स्ट AC तो ये हमारा था इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, इसमें जो पहला जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो बनाया गया था आईएनएस विक्रांत, पहला वाला वो 44,000 टन का था। और IAC-2 जो प्लान किया जा रहा है वो 65,000 टन का है, ठीक है ना। तो 3 एयरक्राफ्ट उसमें कैरियर बनेंगे उसमें, ठीक है। तो जब शिप अंडरगोन टू द मेंटेनेंस इट टेक्स टाइम टू विन द साइज एंड द पॉसिबल डिलेज। तो ये अभी जो है शिप जो है मेंटेनेंस में जाएगा तो इसमें जो है पॉसिबल डिलेज हो सकती है। तो ये 44,000 और 65,000 टन को लेकर के ये याद रखिएगा। इंडिजीनियस का मतलब होता है पूरी तरह से भारत में निर्मित है, स्वदेशी, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसने जो है इसका जिम्मा उठाया है कि INS विक्रांत कैरियर बनाएंगे ये, ठीक है। उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल है। और अभी इसमें बोला जा रहा है कि टिल द 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर गेट्स रेडी, तो तब तक जो है इस कमीशन जब तक होगा तीसरा वाला, यानी वो विक्रांत INS विक्रांत 2 है, तो जो ये INS विक्रमादित्य है तब तक जो है इसकी लाइफ टाइम के लिए ये भी इसकी लाइफ टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। एंड देन वी वुड नीड टू बिल्ड अनदर कैरियर, तो उसके बाद हमको एक और चाहिए होगा। इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो ये 2022 के सितंबर में INS विक्रांत जो है वो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये INS विक्रांत जो है पहला जो है ये फर्स्ट जो है ये कमीशन हुआ था सितंबर 2022 में, ठीक है। अभी भी उसकी ट्रायल चल रही है, ठीक है। उसके बाद में 2023 में जो है ये ऑपरेशन में आएगा, रेडी में, ठीक है। 282 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है, ठीक है। INS विक्रांत डिस्प्लेसिंग 44,800 टन, ठीक है। पावर्ड बाई 4 जनरल इलेक्ट्रिक, इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। विच गिव द मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स की इसकी स्पीड है एंड एन इंडोरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स, ये इसका जो है कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद ये एक लास्ट में मैंने ये जोड़ा है कि ऑपरेशन दोस्त जो था तुर्की में जो भूकंप आया था उसको लेकर जो ऑपरेशन दोस्त था, तो ऑपरेशन दोस्त के लिए ये हमारी जो NDRF की टीम गई थी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की, ठीक है ना। तो ये जो है लौट आई है पूरी तरह से इंडिया में। तो जो ऑपरेशन दोस्त रहा है जो सफल रहा है, पार्टिसिपेट किया था, अब नई दिल्ली में आ चुकी है। 151 जो NDRF लोग और डॉक्टर पर्सनल और डॉग स्क्वाड गए थे, ठीक है, अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री में। तो ये हमने ये फ़ोटो जो है ये लगाई है, ये बेसिकली ऑपरेशन दोस्त की है। तो ऑपरेशन दोस्त हमको याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त जो है बेसिकली जब वहाँ पर तुर्की में भूकंप आया तो उसको लेकर के भारत ने जो है तुर्की की जो मदद की, NDRF की टीम भेजी, उसको लेकर वो ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। अभी आज मैंने जो ये करंट अफेयर्स जो है आपको जो दी है वो थोड़ा सा जो है कम है, हो सकता है आने वाले समय में कल से जबकि मैं और भी अच्छा तरीके से जो है करंट अफेयर्स को जो है प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। तो जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि
जो नए वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आपको अगर इस तैयारी में मेरे द्वारा जो लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं आप